नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। शुभ संध्या। आप देख रहे हैं प्रतिशोध, और प्रतिशोध में आपको यह पता चलेगा भाग भाईजान भाग क्यों हो रहा है उस तरफ। पीओके से केपीके क्यों जा रहे हैं, और केपीके जाएंगे तो बचेंगे क्या? उधर तो दूसरी तरह का खतरा इंतजार कर रहा है। बलोचों ने किस तरह से पाकिस्तान के हुक्मरानों की नाक में दम कर रखा है, किस तरीके से क्वेटा कैंट के एकदम करीब पहुंच गए हैं, वहां के एयरबेस पर कब्जा करने की तैयारी में है बलूचिस्तान। एक आपको बात, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा और इसका एनालिसिस भी ध्यान से देखिएगा। अमेरिका, जिसने बस कुछ ही दिन पहले ये कहा था कि बलूच लिबरेशन आर्मी एक आतंकवादी संगठन है, उसी ने आज यूनाइटेड नेशन में बलूच लिबरेशन आर्मी को लेकर जो एक तरीके से प्रस्ताव लाया गया था पाकिस्तान और चाइना की तरफ से, उसको वीटो क्यों कर दिया? क्या अमेरिका पाकिस्तान से किसी बात पर खफा हो गया? ये बहुत सारी खबरें हैं। प्रतिशोध में ध्यान से देखिएगा कि क्यों ऑपरेशन 2.0 की चर्चा भी अब सिंदूर की जोर पकड़ने लगी है। हमारे सीडीएस ने इस बारे में क्या इशारा किया है वो भी देखिएगा। लेकिन पहले ये खबर देखिए, पाकिस्तानी सेना की इंटरनेशनल बेइज्जती। सऊदी अरब के लिए किराए पर लड़ेगी पाकिस्तान की सेना। हूतियों के खिलाफ सऊदी अरब के लिए लड़ेगी पाकिस्तान की सेना। यमन ने अपने देश से हूतियों को हटाने का बनाया प्लान। सऊदी के आदेश पर पाकिस्तान की सेना हूतियों के खिलाफ लड़ सकती है। मतलब सऊदी से डील में पाकिस्तान को सुरक्षा की गारंटी नहीं मिली है, बल्कि असल में वो भाड़े का टट्टू बन गया है, असल में वो फंस गया है। कल तक जिसकी बड़ी चर्चा हो रही थी और पाकिस्तान में लोग बड़े, जिसको कहते हैं, लहालोट हो रहे थे इस बात को लेकर कि वाह वाह क्या डील हुई है सऊदी के साथ। अब जैसे जैसे ये डील की अंदर की बातें सामने आ रही हैं, चीजें स्पष्ट होती जा रही हैं। वैसे भी पाकिस्तान को केवल मोहरे के तौर पर इस्तेमाल ही दुनिया में तमाम देश कर रहे हैं। पाकिस्तान की दिल से कोई इज्जत नहीं करता, सऊदी भी नहीं। हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं। ना हो भरोसा तो मेरे मेहमानों से पूछ लीजिए। वॉर वेटरन्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जनरल सिन्हा मेरे साथ इस चर्चा में हैं, कोमोडोर बहल मेरे साथ जुड़ गए हैं। जनरल सिन्हा, ये बहुत सारी बातें तो अब धीरे धीरे सामने आ रही हैं। पाकिस्तान को भी बाद में पता चलेगा कि असल में जिसमें उसने साइन किया है उसमें उसको देना क्या क्या है। जय हिंद। पहले आपको देखिए, ख्वाजा हाफिज ने कह दिया कि हम अपने एटमी चीज भी, जो भी न्यूक्लियर पावर है, ये हम किसी को नहीं देंगे। ये तो बात सही। इसके पहले तो ये आ गया था कि भाई वो उनको भी दे देंगे शायद। उनके देखिए चीज जो आप कह रहे हैं, ये तो अभी भी इंप्रेशन है सर, तमाम जगहों पे यही इंप्रेशन। कल हम बांग्लादेश की भी चर्चा कर रहे थे कि बांग्लादेश के साथ अगर ये हो गया तो वो भी इसके न्यूक्लियर का इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। वो बाकी जो मुल्क है, बाकी इस्लामी मुल्कों को भी यही चूरन बेच रहा है वो, कि मेरे पास देखो ये हथियार रखे हुए हैं और ये डिटरेंस के तौर पर जब तुम चाहो मैं तुम्हारे साथ खड़े होकर उम्मत की वजह से तुम इस्तेमाल कर लेना। आपको पता है, एक है उसको कहते हैं स्विफ्ट एंड ग्रैब करके। स्विफ्ट एंड ग्रैब, अच्छा, ये अमेरिका का है। अमेरिका का अगेंस्ट द न्यूक्लियर वेपन्स ऑफ पाकिस्तान। और ये अभी का नहीं है। अफगानिस्तान के समय एक आई थी खबर कि ये हाथ लग सकता है जितना आतंकवादियों का, उस समय का एक ऑपरेशन है स्विफ्ट एंड ग्रैब करके। उसकी धमकी आई है। अच्छा, जैसे ये सऊदी, देखिए ये पूरा का पूरा जो कर रहे हैं सऊदी अरब, यो अमेरिका के अगेंस्ट कर रहे हैं कि भाई हमने नहीं मुहैया करवाया आपको रक्षा, तो कर लो। हम पाकिस्तान को बुला करके बोलेंगे कि आप हमारा कर दीजिए। तो वहां से कोई धमकी आई है, इसलिए ख्वाजा आजिज ने आज कहा है कि हम अपने परमाणु को किसी को नहीं देंगे, क्योंकि इनके हाथ में है ही नहीं। मुझको लगता है इन लोगों ने सर डिपार्टमेंट भी इस तरह के रख रखे हैं कि वहां जाकर असीम मुनीर और शहबाज शरीफ ये कहेंगे कि नहीं चिंता मत करो, हमारे पास न्यूक्लियर हथियार हैं। ख्वाजा आसिफ को कहा होगा कि 2 दिन बाद तुम इसको रिवील करना कि नहीं हथियार तो है लेकिन किसी और को देंगे नहीं हम। ये इसी तरीके से आपने कुछ देर पहले देखा इशाक डार ने क्या कहा, जो पूरा पाकिस्तान अभी तक नहीं कह रहा था। इशाक डार ने कही ये बात कि भारत किसी तीसरे की मध्यस्थता स्वीकार ही नहीं कर रहा था। असलियत बोली, देर से रुककर बोली। तो अलग अलग लोगों के वहां रोस्टर भी बने हुए हैं कि स्टेटमेंट किस समय किसको क्या देना है। कभी कभी असलियत भी कह देते हैं, क्योंकि बंद घड़ी भी दिन में कम से कम 2 बार तो सही टाइम बताती है। लेकिन कोमोडोर बहल, इसका मायना क्या है? इसका मायना ये है क्या कि ये तो फिर सऊदी के लिए भी किस काम के हैं डील के हिसाब से? देखिए, सऊदी ने तो अपना इंश्योरेंस बनाया है इनके साथ, क्योंकि अमेरिका जो सिक्योरिटी गारंटर था, उनको लगता है कि अब अमेरिका किसी की मदद नहीं करेगा। जब कतार, जिसपे उनका सबसे बड़ा बेस है, जहां उनका सेंट्रल कमांड भी है, साथ में उनकी स्पेशल ऑपरेशंस कमांड है, और वहां पे 40,000 के करीब, 10,000 से 40,000 के करीब भी कभी कभी डिप्लॉय होते हैं। लेकिन साथ में एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट ये आ जाती है कि पाकिस्तान ने जब ये किया तो उन्होंने इजराइल के अगेंस्ट का मेन रीजन दिया, लेकिन वो एक्चुअली इजराइल के अगेंस्ट का रीजन नहीं है। उन्होंने ये सोचा है कि कल अगर भारत के साथ उनका कोई इशू होता है, उन्होंने तो देखो आतंकी नहीं, लेकिन कल ये जनरल सिन्हा ने एक बड़ी अच्छी बात कही सर जी, और ये मैंने इसके टेकर्स और इसके सब्सक्राइबर्स मुझको जगह जगह मिल रहे हैं हिंदुस्तान में। वो ये कह रहे हैं कि क्या सऊदी अरब इस बात की गारंटी लेगा कि अगर पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान में आतंकी घटना होती है तो इसमें सऊदी का भी हाथ माना जाए क्या?
अगर वो दोनों आपस में ऐसी सुरक्षा वाली डील कर रहे हैं मगर ये जाने कि किस तरीके से इंट्रिकेसीज इन्वॉल्व हैं पाकिस्तान के मामले में, तो क्या ये माना जाए कि पाकिस्तान की तरफ से जो गड़बड़ियां होंगी उसको सऊदी भी ओन करेगा? अब जरा इधर आइए सर, ये जरा इसमें भी समझाइए। कुल मिला के मामला न्यूक्लियर वाला था भाई, और तो सब कुछ है, सऊदी के पास भी है। जो अलग बात थी वो तो न्यूक्लियर वाली ही थी ना। तो फिर यहां मैप डालिए जरा एक बार, अगर और किसी तरीके से, ये देखिए इनके बीच की दूरियां देख लीजिए। अब अगर आपको कोई मशीनरी मूव करनी है, अगर आपको सैनिक मूव करने हैं, तो यहाँ पे किस किस तरीके की, ये देखिए भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं वो क्या है, दूरियां क्या है, वो भी पाकिस्तान देख लीजिए, सऊदी अरब देख लीजिए, इजराइल की स्थिति आपको दिखा रहा हूं, और यमन भी देख लीजिए बहरहाल, क्योंकि यमन में हूती विद्रोहियों के लिए इन दिनों बड़ा जबरदस्त ऑपरेशन, और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के लोग वहां पहुंचेंगे और हूती विद्रोहियों से निपटने में मदद देंगे। लेकिन यहां पर ये देखिए जरा, ये दूरियां देखिए, ये जो सऊदी के साथ डील हुई है वो देखिए, तो ये डील में एक्चुअली किसके लिए क्या है ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। कमोडोर बहल, अब इसके हिसाब से समझाइए। देखिए, अगर आप यमन से डिस्टेंस देखिए इजराइल का 1500 से 2000 किलोमीटर, सेम डिस्टेंस पड़ जाएगा सऊदी अरेबिया का, पर पाकिस्तान का उससे ज्यादा डिस्टेंस पड़ेगा। यानी कि पाकिस्तान सपोर्ट में इसलिए आएगा क्योंकि 6 इनकी टोटल फोर्सेस कितनी है सऊदी अरेबिया की? सऊदी अरेबिया की टोटल फोर्सेस सिर्फ 75,000 आर्मी, 30,000 एयरफोर्स और 13,500 नेवी, यही है उनका टोटल। 363 एयरक्राफ्ट है फाइटर इनके पास सिर्फ। लेकिन वो अपनी डिफेंस के लिए एक इंश्योरेंस लेना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ। और दूसरी बात, पाकिस्तान को भी कोई इंश्योरेंस तस्वुर कर सकता है? बिल्कुल कोई नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान एक खिसियानी बिल्ली और साथ में एक शातिर सियार है। खिसियानी बिल्ली जब भारत अटैक करता है, उनको जब चोट लगती है तो भागते हैं अमेरिका के पास खिसियानी बिल्ली। और शातिर सियार कैसे हो गया कि कल अगर हम कोई आतंकी हमला करते हैं तो अगर हमारे ऊपर भारत ने ऑप सिंदूर 2 किया तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक डिटरेंस होगी कि सऊदी अरेबिया को जंप करना पड़ेगा। लेकिन सऊदी अरेबिया नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम है। एक चीज लास्ट कहना चाहता हूं, पेशेश्कियान को इन्होंने कहा था कि हम तुम्हारे साथ है, इजराइल के अगेंस्ट कंडेम किया था। पेशेश्कियान आए तो तब भी यही गारंटी थी, पर क्या किया एक्चुअलिटी के अंदर? कुछ भी नहीं। पेशेश्कियान को भी तो गारंटी दी थी, किया क्या था एक्चुअलिटी में? तो क्या किसी के लिए इंश्योरेंस हो सकते हैं? कतई नहीं। और दूसरा, क्या ये सोच रहे हैं कि अगर भारत यहां से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को अंजाम देता है तो उधर क्या सऊदी उसके साथ खड़ा होगा? भूल जाएंगे। क्यों कह रहा हूं, जरा देखिए। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी है बड़ी खबर। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले सीडीएस अनिल चौहान, रात 1:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था। भारतीय सेना का मिशन पूरी तरह से कामयाब रहा था। ऑपरेशन सिंदूर पर सीडीएस ने कहा कि हमने इस हमारा हाल का जो ऑपरेशन था उससे हमने बहुत सारे सबक भी लिए हैं और उसको हम इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं, और इस तरीके से आने वाले दिनों में हमारी तैयारियां और मुकम्मल होंगी। क्या कहा है सीडीएस ने? जाहिर है जनरल सिन्हा, आपने इसको सुना होगा। हाँ, और हमारे शहर से ही बोल रहे थे, रांची से जाकर के बोल रहे थे। वहां पर ऑप्शनों को, और मैंने वहां बात किया क्योंकि मेरी बटालियन। दो लाइनें सुन लें इनकी, फिर आपका जी इंटरप्रिटेशन। हमने जो है 7 तारीख को जो टेररिस्ट टारगेट्स 9 चुने थे, उनको हमने रात के 1 बजे लेकर के 1:30 बजे के बीच में स्ट्राइक किया। आपको पता है इसके पहले बालाकोट के ऑपरेशन हुए थे, और बालाकोट के ऑपरेशन हम कहते रह गए कि ये हमने मारे हैं, सक्सेसफुल हैं, लेकिन एविडेंस या इस तरह की सैटेलाइट इमेजरी या फोटोग्राफ नहीं थे। लेकिन अब जो हम कर रहे थे, रात के 1:30 बजे क्यों किया हमने? 1 बजे, वो तो सबसे अंधेरा होता है, सबसे मुश्किल होगा सैटेलाइट इमेजरी लेना, उसकी फोटोग्राफ लेना, एविडेंस कलेक्ट करना। फिर भी हमने रात के 1 या 1:30 बजे किया। ऐसा क्यों था? ऐसा 2 कारणों से था। एक तो हमें अपनी क्षमताओं के, अपनी कैपेबिलिटीज के ऊपर भरोसा था कि रात में भी करेंगे तो रात में भी उसकी इमेजरी ले सकते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि हम लोग सिविलियन कैजुअलिटीज जो है अवॉइड करना चाहते थे। सबसे बेहतर समय होता 5:30-6 बजे का टाइम, जबकि उजाला होना शुरू हो जाता है। बट वो टाइम जो है पहली अजान या पहली नमाज का भी होता है। तो उस टाइम उसी भावलपुर में, मुरीदके में इस तरह का चहल पहल शुरू हो गई होती तो काफी। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ दुश्मनों को तबाह करना हमारे लिए प्रायोरिटी है, लेकिन उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बात की कभी नहीं भूलते कि कोलैटरल डैमेज ना हो, वहां पर रहने वाले सिविलियंस जो बेकसूर हैं उनका खून ना बहे। और उधर से तो तंजीमों के नाम पर आप जानते हैं कि यही होता है, बेकसूरों का खून बहाओ। इसीलिए अब 2.0 की चर्चा भी बहुत तेज हो गई है। लेकिन यहाँ पर जो बातें कही गई हैं उसको इंटायरिटी में आपने रांची में कहा, तो आपने और अच्छे से सुना होगा सर। हाँ, मैंने बड़े अच्छे से सुना इसका, और क्या आकलन भी किया। क्या कह रहे हैं? बात वो कह रहे हैं कि देखिए हम कितनी कॉन्सेंट्रेट किए कि कहीं भी कोलैटरल डैमेज ना हो। इसके लिए हम 1:30 बजे रात में गए और उन्होंने कहा कि देखिए हमारे अपने को इस क्षमता के ऊपर में, पहले फेयर वेदर होता था, केवल फेयर वेदर और लाइट के समय हम ले सकते थे इमेजरी, सैटेलाइट इमेजरी। अब हम रात में
क्योंकि आप वो अपर्चर रडार हम उसका यूज करते हैं, आप किसी भी फेयर वेदर में ले सकते हैं। तो अपने ऊपर जब आपको इतना भरोसा होता तभी आप ये ऑफर करेंगे। क्योंकि उन्होंने बालाकोट का नाम लिया, बालाकोट में उन्होंने कहा कि क्यों नहीं आपने दिखाया था, इसने नहीं दिखाया था क्योंकि हम जब गए थे उस समय हमारे पास ये कैपेबिलिटी नहीं थी इसरो की कि आप फेयर वेदर में या डार्क नाइट में आप सैटेलाइट ले सकें। इस बार इंश्योर किया और ये चैलेंज लेकर के कि कोलैटरल डैमेज ना हो और 1:30 बजे किया, ना कि मॉर्निंग में। अदरवाइज बेस्ट टाइमिंग होता है जैसे पॉप हटने वाली होती है, आप ऐसे अटैक डालिए। मगर ये जो चैलेंज है, और मैं मानता हूं, कंसिडरेशन देखिए ना कि भावलपुर है, मुरीद के है, बहुत नजदीक है, वहां पर हैबिटेट्स हैं जो सिविलियंस रहते हैं, उनको कोलैटरल डैमेज ना हो, इतना कंसिडरेशन कोई नहीं करता है। भारतीय सेना करती है कि उसमें गुंबद केवल उड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। हमने तो देखा ना कि केवल गुंबदों की जगह पर छेद दिखाई दे रहे हैं, बाकी पूरी इमारत अपनी जगह इंटैक्ट है और अंदर भीषण तबाही है, प्रिसिजन। मैं लेकिन दूसरी चर्चा ये जानना चाहता हूं सर, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को लेकर भी बड़ी चर्चाएं हो रही हैं, इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान ने तो बाज आना नहीं है, उन्होंने आतंकी घटनाओं को करना ही करना है। और जिस हिसाब से रिक्रूटमेंट्स बढ़ी हैं, बढ़ाने की कोशिश की है इन्होंने, यहां तक कि इन्होंने एक्सटेंड कर दिया। पहले पंजाब से लेते थे, अब तो चले गए वो हैदराबाद में भी और कराची के अंदर भी। वहां पे बहुत बड़ी रैलीज हुई, रिक्रूट किया जा रहा था, लोगों को एनकरेज किया जा रहा था जिहाद के लिए। और साथ में जिस हिसाब से रिपेयर किया जा रहा है ये सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर। और इस बार एक बड़ी अहम चीज है, इन्होंने क्या किया, अपना कंसंट्रेशन नहीं करेंगे एक जगह पे जैसे भावलपुर पे था, लेकिन इस बार वो छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे लॉन्च पैड्स होंगे, ट्रेनिंग सेंटर्स होंगे, ताकि एक जगह पे इतने सारे आतंकी ना मारे जा सके। एक जगह पर आतंकियों का संघनित रूप से उनको नहीं रखा जाएगा, अलग अलग जगह बिखरा कर रखा जाएगा। खबर तो यह भी है कि पीओके से भगाकर ये केपीके ले जा रहे हैं। ये अगली खबर देखिए सर, लश्कर आतंकी ने दिखाई ऑपरेशन सिंदूर के जख्म, लश्कर के आतंकवादी ने मुरीद की तबाही दिखाई। बाढ़ पीड़ितों के लिए फंड दोबारा बना रहा है, उसके जरिए आतंक के अड्डे। बाढ़ पीड़ितों को जो फंड मिला था उसको कलेक्ट किया जा रहा है और उससे बनाए जा रहे हैं आतंक के अड्डे दोबारा। ये लगातार कुछ रेवलेशंस बीते कुछ दिनों से, करीब हफ्ते भर से हो रहे हैं, कुछ आतंकवादियों की तरफ से आ रहे हैं और पाकिस्तानी आतंकी ने खुद ऑपरेशन के दौरान, सिंदूर के दौरान मिले हुए जख्म दिखाए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जनरल सेना, ये स्वीकारोक्ति हम पिछले कुछ दिनों से सुन रहे हैं, लेकिन साथ में इन्होंने बहुत सारी अपनी चीजें, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जिस तरीके से इनको तबाह किया उसके बाद इन्होंने बहुत सारी चीजें बदली भी हैं। क्या वो बदलाव भी हम लगातार खातिर में लेते जा रहे हैं और इस हिसाब से हम भी अपनी काउंटर स्ट्रैटेजी तैयार कर रहे हैं? देखिए दिनेश जी, जब आपने सुना होगा ऑपरेशन सिंदूर में 21 टारगेट थे, 21 टारगेट, आउट ऑफ दैट 9 हमने चुने। तो आप सोचिए, यदि मिनट में यदि पत्ता भी हिलाते हैं ना, एक ईंट को इधर रखते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन हमारे होती है। और ये नहीं कि केवल हम ह्यूमन इंट इतनी ज्यादा हमारी अभी है, आप बोलते हैं ना अदृश्य हाथ वहां घूमता रहता है, उड़ा देता है किसी को, वो अदृश्य हाथ भी हमें इंफॉर्मेशन देता है, अज्ञात व्यक्ति। हाँ, अज्ञात व्यक्ति। और आपने एक बड़ी अच्छी बात की, भागो भाईजान भागो। मैं सुना था, मैं भी भूल गया, ये पूछ रहे थे मेरे कि क्या है। देखिए, जब ऑपरेशन चल रहा था 7, 8, 8, 9 की रात में, तो पीओके के ऊपर में बहुत बड़ा हमला गया था हमारे, और खास करके हमारे आर्मी के हेवी वेपन्स का गया। तो वहां से खबरें आई थी और रिकॉर्डेड है वो, मैंने सुनी है उसको, अभी याद पड़ा, वो रिकॉर्डेड है। भागो भाईजान भागो, पीछे भागो, भागो भागो मुजफ्फराबाद भागो, छोड़ दे, भाग गए। तो लोग कुछ कहते हैं ना, क्यों नहीं हमने जाकर के उसको पकड़ लिया। मतलब वो लोग आपस में जो बात कर रहे थे उसका इंटरसेप्ट आपने सुना है? हाँ, कह रहे थे भागो भागो, बड़ा आर्मी के पास में है, हैवी फायर आ रहा है, भागो पीछे भागो, पीछे भागो। और ये हमारे, मैं नहीं कर रहा हूँ, देखिए चैनल में जज्बे वाली कौम ये वाली बात क्यों कर रही थी, भागने वाली? ऐसे ही भागते हैं। एक और चीज भी है, अभी देखिए जितने भी ये आतंकी हैं, अभी सुलेमान था उनका कमांडर इसके अंदर, और पहलगाम के अंदर वो एक पैरा कमांडो था, पाकिस्तान आर्मी का, रिटायरमेंट के बाद ये काम कर रहा था। उसको हमने मारा, हमारी सेना ने मारा, और बड़े उसके मरने के बाद जब उसका जनाजा के बारे में बातचीत चल रही थी, वहां पे फंक्शन किया जा रहा था गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर, तब वहां पे रिजवान हनीफ आया। रिजवान हनीफ को जूते मार मार के उन्होंने निकाला, तब भी ये बात आई थी, भागो भाईजान भागो। अब तो गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग भी हमारे पीछे पड़ गए हैं, और इसी वजह से वहां से अब टेरर कैंप्स जो है वो हटा के और दूसरी जगहों पे गिलगिट बाल्टिस्तान वाले कह रहे होंगे ना कि तुमने जगह जगह ये जो जहर यहाँ बो दिया है, इसमें जब इसको उखाड़ने की बारी आएगी तो हम भी तो इसके शिकार बनेंगे, तुम्हारे इसके साथ घुन की तरह हम क्यों पिसेंगे। और आतंकी संगठन जैश मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन पर बड़ी खबर देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में पड़ी मार के बाद आतंकी संगठन ने ठिकाने बदले हैं, खैबर पख्तूनवा शिफ्ट हो रहे हैं जैश और हिजबुल के ठिकाने। 7 मई को हुए भारतीय एक्शन में पीओके में 9 से ज्यादा आतंकी ठिकाने तबाह हुए थे। सर, ये एक तो ये
कि स्ट्रैटेजिकली अगर इनके लिए इंपॉर्टेंट ना होता ना पीओके में रहना, जी। तो यार यहाँ रहते नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये ट्रेन करते हैं, उसके बाद ये लॉन्च पैड बनाते हैं, यहाँ अंदर इंसर्ट करा देते हैं उन लोगों को। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि इनको मार पड़ने का डर भी लगने लगा है। अगर केपीके जाते हैं तो केपीके में तो दूसरी तरह की मुसीबत इनके लिए इंतजार कर रही है। वो तो कर ही रही है, मगर केपीके के अंदर में जो है ना, जब ये जाएंगे वहां पर, तो इनको कुछ लगता है कि शायद ये टीटीपी से कहीं मिल गए, क्योंकि कौन जा रहे हैं, आतंकवादी जा रहे हैं ना। और उनका क्या है, हाँ। इसके लिए नहीं तो उसके लिए बंदूक पकड़ लेंगे, तो उसके लिए बंदूक पकड़ेंगे और सीधा घुमाएंगे इनकी तरफ। हाँ। क्योंकि उनको भी ये लगने लगा है, देखिए क्यों ऐसे, मैं भी सोच रहा था, मैं आकलन कर रहा था, ऑल ऑफ अ सडन सारे के सारे क्यों बोल रहे हैं, एक कश्मीरी बोलता है, कोई दूसरे भी बोल रहे हैं कि ये हो रहा है। कहीं ना कहीं इनको ये लगता है कि इनको अपने गन को मोड़ना पड़ेगा, और ये यदि मौका आया। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि आतंकवादी तंजीमें अगर उधर गई तो केपीके में जाके टीटीपी के साथ मिलकर खुद इनके खिलाफ मोर्चा खेल खोल देंगी। बताइए, बलूचिस्तान के अंदर में आप ही चलाते हैं। हाँ। ऐसी हालत हो गई है। हाँ। 2 कोर है, 2 कोर, जो क्वेटा वाला कोर है, वहां से 20 नहीं तो इनका तो सिलेबस अलग होता है ना जी? इनको तो एंटी इंडिया सेंटीमेंट वाला सिलेबस पढ़ाकर ब्रेन वॉश करके इस तरीके से ट्रेन किया जाता है। कमांडर बहल ये बिल्कुल। और एक बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आती है, इन लोगों का कोई धर्म नहीं होता आतंकियों का। तो जनरल साहब जो बोल रहे हैं उसमें भी सच्चाई है। ये केपीके तो जाएंगे, ये जरूर है कि इनको पश्तून मुस्लिम्स जो है वो उनको तो आप ये कह रहे हैं केपीके गए तो ये बोलेंगे जैश वाला कितना दे रहा है भाई तेरे को ये कितना दे रहा है लश्कर वाला, एक काम कर, ये 100 रुपए ऊपर से पकड़, इनको ही मार। इनको ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, पर लेकिन पश्तून जो मुस्लिम्स हैं वो इनको वहां पे अपना जगह बनाने नहीं देंगे, इनको इन्फ्लुएंस करने नहीं देंगे। और हो सकता है कि उनके प्रेशर के अंदर जो जनरल साहब कह रहे थे वो भी बात सच्ची हो सकती है। आपने सुना होगा ऑपरेशन महादेव चला था, जहां पर मारे गए थे या आतंकी जो पालमार ठीक। जो हालत इनकी हुई है, इनकी कौमें जो हैं, वहां के जनरेशन वो फील करेंगे कि नहीं आना है, क्योंकि अब तो हम बहुत सख्त हो गए हैं। ऑपरेशन महादेव में यदि आप देखेंगे किस तरह से मारे गए ये लोग, देखिए, एक लास्ट की तरह मारे गए ये। कहना चाहता हूँ, पश्तून मुस्लिम्स को, जो वहां के जो पश्तून हैं, उनको ब्रिटिश कंट्रोल नहीं कर पाए। आपको याद होगा वहां पे हमारे जो मार्शल ऑफ द एयरफोर्स थे अर्जुन सिंह, जब एयरफोर्स नई बनी थी, वापी थी, एयरक्राफ्ट से उनके ऊपर ट्राइबल्स के ऊपर बम्बार्डमेंट की जा रही थी। ना वो पाकिस्तान के कंट्रोल में थे, ना ब्रिटिश कंट्रोल में थे, उनको सिर्फ भारतीय फौजें, सिख रेजिमेंट्स या फिर महाराजा रंजीत सिंह ही कंट्रोल कर पाए थे। और आज तक ना पाकिस्तान कंट्रोल कर पाया, ना ही कोई फौजें उनको। तो बढ़िया है, केपीके जाइए, वहां दूसरे तरह का वेलकम आपका होने की तैयारी है। और बलोच आर्मी से हारी मुनीर की सेना, बीएलए के लड़ाकों ने क्वेटा कराची हाईवे पर किया कब्जा। ये बहुत बड़ी खबर है। क्वेटा कराची हाईवे पर कब्जा, लाख पास टोल प्लाजा के पास सेना को खदेड़ा, और कहा यह जा रहा है कि क्वेटा कैंट से इनकी दूरी केवल 20 किलोमीटर के आसपास की बची है सर। 20 किलोमीटर मात्र। हाँ। और वहां कोर है, हाँ। छोटी मोटी नहीं होती। हाँ। कोई बटालियन, ब्रिगेड, डिवीजन, कोर, हाँ। और 2-2 कोर पहुंच चुके हैं वहां क्वेटा में। हाँ। और वहां बताइए पूरे के पूरे हाईवे को आप ले लेना 20 मात्र में, और वहां पर चेक पोस्ट बना दिया है। मींस यदि वहां से गुजरेंगे तो वो चेक करेंगे गाड़ियां, ना कि वहां की मिलिट्री चेक करेंगे। तो है तो बहुत बुरी हालत हो चुकी है। देखिए, क्वेटा में तो क्वेटा को छोड़ दे, हम छोड़ दे ग्वादर को, बाकी कहीं पे भी पाकिस्तान आर्मी की रिटर्न नहीं करती। 71 अटैक 51 लोकेशन में इस साल सैकड़ों के करीब मारे गए हैं पाकिस्तानी सोल्जर्स। वो बैटल ग्राउंड है उनका, क्योंकि लोग अपने फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं। आपको मई में याद होगा मीर यार बलूच ने क्या कहा था? आप ये जो कह रहे थे जी, ये क्वेटा और ग्वादर, इन जगहों पर मिलिट्री, पाकिस्तान की मिलिट्री एकदम लाचार नजर आ रही है। ये जगहों पे उनका फिर भी कंट्रोल है। अच्छा, इन जगहों पर फिर भी कंट्रोल। इन जगहों से जब वो बाहर जाते हैं किसी भी रूरल एरिया में, वहां पे सिर्फ बीएलए और बीएलएफ की रेट चलती है। बीएलएफ ने तो सर अब तो ये क्वेटा कैंट पहुंच रहे हैं, 20 किलोमीटर की दूरी बची हुई है। तो सोचिए पाकिस्तान आर्मी का क्या हाल होगा। ट्रेन तक तो इन्होंने ले ली थी, जाफर एक्सप्रेस। बिल्कुल। और साथ में ऑपरेशन बाम जब से शुरू हुआ था बीएलएफ का, उन्होंने सैकड़ों के हिसाब से पाकिस्तानी सोल्जर्स को अलग अलग जगह पे मारा था। ये चीजें तो बाहर आती भी नहीं है। कहते हैं सर इनको मजीद ब्रिगेड रात में बोल दो तो ये नींद से हड़बड़ा के उठ जाते हैं। ये बात सही है? वो सुसाइडल ब्रिगेड है, उससे तो बहुत डरते हैं। हाँ। उनका कोई भी सिपाही, चाहे वो मेल है या फीमेल, इनको नहीं पता। वो आके अपने आप को उड़ा देते हैं, और इनका पूरा कॉन्वॉय के अंदर जो व्हीकल्स होती है तबाह बर्बाद होते हैं। 5 से 10 मारे जाते हैं इनके सोल्जर, और ये कई बार हो चुका। सवाल यह है कि जब इनको इनकी ये दवाई पिलाई जाती है तो इनको लगता कैसा होगा? मीठा लगता होगा या कड़वा? और अगली खबर यह है कि पाकिस्तान के परमाणु बम पर अमेरिका की रिपोर्ट आई है। पाकिस्तान के एटम बम दुनिया के लिए खतरा, ये है अमेरिका। देखा मुनीर, पाकिस्तान के एटम बम दुनिया के लिए खतरा। जाओ लंच कराओ। अमेरिका से 4 बार खाना खा के आने के बाद भी यही मिलेगा जो ये मिल रहा है। बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट की रिपोर्ट में खुलासा,
रिपोर्ट में कहा गया पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम में पारदर्शिता नहीं, और बहुत सारे लोग अब ये कह रहे हैं सर, और ये बड़ी सहमति बनती जा रही है, खासतौर से जब से इन्होंने ये कहा है कि नेटो जैसा हम संगठन बनाएंगे, मेटो बनाएंगे, मुस्लिम अलायंस ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, जैसी बातें हो रही हैं। तो ये कहा जा रहा है कि भाई इनसे ले लो, इनसे इनके न्यूक्लियर ये सच्चे हैं झूठे हैं जैसे भी हैं, न्यूक्लियर के नाम पे जो डब्बा रखा है या वाकई न्यूक्लियर है, हटाओ वहां से। देखिए, अमेरिका का सीक्रेट प्लान है, ये आज का प्लान नहीं है जो आपको मैं स्विफ्ट एंड ग्रैब का बता रहा हूं। सर ये थोड़ा और विस्तार से बताइए क्या है स्विफ्ट एंड ग्रैब? स्विफ्ट एंड ग्रैब में ये है कि वहां से उनके सील्स आएंगे, नेवल सील्स, अमेरिकन के कमांडर। अच्छा, स्विफ्टली दे विल कम दे विल एंड दे विल ग्रैब द वेपन, दे विल ग्रैब द थिंग। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने एक इंश्योर किया, जब हम लोग मार रहे थे, जब एयरफोर्स मार रही थी हमारे, क्यों इतना चिल्ला रहे हैं? क्योंकि अमेरिकन वहां हैं, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, नूर खान और आसपास सब जगह है, वो उन जगहों में है क्योंकि इनको डर है, बहुत बड़ा डर है। किराना में भी है क्या सर? अमेरिका वहां भी बैठे, अमेरिका वहां भी है क्या? वहां भी है। सबसे तो सर एक तरफ तो वहां बैठे हुए हैं, नहीं मेरे को तो ये बड़ा घनचक्कर वाला मामला है सर। एक तरफ तो आप बैठे हुए हैं वहां, फिर दूसरी तरफ आप अपने यहाँ साइंटिस्ट की रिपोर्ट पब्लिश कराते हैं बताने के लिए कि यहाँ पर बड़ा खतरा है, दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। ये दो तरह का किस तरह का काम है? देखिए, बिल्कुल फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट क्लियरली बता रहे हैं कि जो ये न्यूक्लियर वेपन्स, आपको याद होगा लिटिल बॉय एंड फैट मैन जो इस्तेमाल हुए थे वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर, 2,20,000 लोग मारे गए थे, वो तो सिर्फ 2 बॉम्ब थे 15 से 20 किलो टन के अंदर। आज पाकिस्तान के पास क्षमता है 172 न्यूक्लियर वेपन्स की, और जिसके अंदर जो उनके 5 से 20 किलो टन के तो है ही हैं, पर इनके कुछ स्ट्रेटेजिक वेपन सिस्टम भी है 40 किलो टन के, यानी कि भारी तबाही मचा सकते हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो जिहादी इनका नंबर 1 फोर्स है, जो मिलिट्री फोर्स की तरह इस्तेमाल किया जाता, कल अगर उनके हाथ में पड़ गए तो पूरे विश्व को खतरा है। और यही चीज बता रहे हैं, पाकिस्तान को IAEA के कंट्रोल में लेके तो मतलब अमेरिका के साइंटिस्ट की पूरी एक बॉडी इसको सालों तक स्टडी करती है, तब जाके इनके लिए गुड मॉर्निंग होती है। ये तो हम यहां बैठे बैठे बगैर स्टडी के बता सकते हैं सर ये। और दूसरे, अगर पाकिस्तान में उन तमाम जगहों पर अमेरिकी बैठे हुए भी हैं, अमेरिकी इनको मदद भी दे रहे हैं, जब वहां पर जाकर भारत का कोई पटाखा फूटता है तो तुरंत अमेरिका से कॉलें भी आने लगती हैं कि देखो देखो बचाओ, वहां पर ये ना होने पाए। और दूसरी तरफ इनको साइंटिस्ट की रिपोर्ट चाहिए होती है पता करने के लिए। अभी आप बताइए, सरगोदा पे जब हमने बॉम्ब गिराए थे, जो कुछ ही दूर है किराना हिल्स से, तो लोग तो ये कहते हैं हमने किराना हिल्स की एंट्रेंस पे गिराए हैं। अरे भाई नहीं गिराए, पर अगर उधर से ही हम सरगोदा पे ही गिराए हैं और इफेक्ट अमेरिका तक रिपल पहुंच रहा है, और अमेरिकन जहाज आया था सैंड और वो मुझे तो दूसरी बात लग रही है, आप लोग बताइए अगर मैं सही कह रहा हूं तो। इशाक डार ने 2 दिन पहले जो स्टेटमेंट दिया कि अमेरिकी मध्यस्थता नहीं थी, भारत कह रहा था तीसरा कोई मंजूर ही नहीं है, और जैसे ये बात सामने आई है उसके बाद 2 महत्वपूर्ण चीजें हुई हैं। BLA को लेकर ये वीटो हुआ है, और दूसरा ये वाली रिपोर्ट आ गई है कि तुम्हारे वाले न्यूक्लियर तो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। ये सही आकलन है कि नहीं आप बताइएगा। लेकिन अगली खबर देखिए, दक्षिण लेबनान पर इजराइल ने की बमबारी, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक, हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकाने तबाह, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया टारगेट। अब देखिए यहाँ हिजबुल्लाह को कंप्लीटली अबॉलिश करना, उधर हमास को गाजा पट्टी से एकदम साफ कर देना, जहां पर भी वो किसी दूसरे मुल्क में भी मौजूद है वहां पर भी जाकर उनकी सफाई करना, झाड़ू चारों तरफ लग रही है। उधर हूतियों को भी साफ किया जा रहा है, और ये सफाई अभियान इजराइल कह रहा है कि हम लगातार जारी रखेंगे। देखिए जरा इस समय कितनी भीषण तस्वीरें हैं, कितने बड़े इलाके को दक्षिणी लेबनान में ये टारगेट किया गया। देखिए जरा, ये पूरा का पूरा यहाँ पर ये इमारत आपको दिखाई दे रही है, और कुछ ही देर में यहाँ केवल धुआं दिखाई देता है, और यहाँ पर जो था वो इतिहास हो जाता है। कमोडोर बहल, ये लेकिन ये दोनों तरह की बातें हो रही हैं। जिस तरीके के एग्रेशन के साथ और संकल्प के साथ इजराइल जा रहा है, अब उसकी मुसीबतें बीते दिनों की बात होने वाली हैं। लेकिन दूसरा इसमें व्यू पॉइंट ये है, ये मुसीबतें ऐसी हैं जिसमें एक इकोसिस्टम, जिसमें पैसे का एक इकोसिस्टम बना हुआ है, जुड़ा हुआ है, और ये खत्म नहीं होने वाला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 5 देशों पे उन्होंने हमला किया, तुनीसिया से लेके आप देखिए यमन, और साथ में उन्होंने कतर को भी अटैक कर दिया, और लेबनान को अटैक किया, सीरिया को अटैक किया। ये 5 देशों को उन्होंने अटैक किया। और जैसे हम उस दिन मजाक में बोल रहे थे कि एक दिन लगता है इनको हूती यहाँ पे हैं, उधर वो सुबह एड आता है ग्लोब लेके और कहते हैं कि अच्छा ये यहाँ पे भी बचा हुआ है, ठोको वहां पे। तो ये बातें होती है, लेकिन ये सारी बातों में आप जो मेजर चीज ये आती है कि सारे के सारे आतंकियों को पूरे विश्व से कोई भी देश खत्म नहीं कर सकता। तो ये जो इकोसिस्टम है उसको खत्म करने के लिए या तो पूरा विश्व एकजुट हो, और इस इकोसिस्टम को ड्राइव करती है ड्रग मनी, और ड्रग मनी के साथ बहुत सारे बिजनेस लगे रहते हैं। और ये जो पैसा एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, इस पैसे पे भी अंकुश लगाना पड़ेगा। और कई पॉलिटिकल लीडर्स उन्हीं देशों के जो
उनको रोकना चाहते हैं वो भी उसमें और इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री लगातार हर एक मंच से इस बात को जोर देकर कहते रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, गुड और बैड टेररिज्म वाला फर्क छोड़ना पड़ेगा, और जब तक पूरी दुनिया इसके लिए संकल्प नहीं लेती तब तक ये रक्त बीज जैसी जो समस्या है इससे निजात नहीं मिल सकती। अगली खबर, यमन पर अटैक के लिए इजराइल तैयार, हूती के वार पर इजराइल करेगा पलटवार। हूतियों का बैलिस्टिक मिसाइल से तेल अवीव पर हमला और मिसाइल इंटरसेप्ट कर लिया गया। आईडीएफ ने यह बात कही, और कल ही हमने आपको यह बताया था कि बेंजामिन नेतन्याहू के प्लेन तक को इन्होंने टारगेट करने की हिमाकत की। तो उधर से हूती भी गजब हिमाकत कर रहे हैं, और इधर से आईडीएफ भी ये बता रहा है कि एग्जिस्टेंस की बात है तो वो किसी भी तरह के खतरे से दो दो हाथ करने के लिए तैयार है। जरा सुनिए इस आवाज को। एक भीषण धमाके की आवाज आती है, लेकिन उससे पहले अगर आपने देखा हो तो पीछे से किसी कहकहे की भी आवाज आती है, जो शायद कोई महिला स्वर है, और वो उस दौरान हंसने का कहां पर उनको कारण नजर आ रहा है मुझे तो समझ में नहीं आता, लेकिन सर वो आवाज भी आई हमको। ये कहीं उधर का था, यमन का था कि? जी 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 जी। देखिए, यमन के अंदर में अब आपने कल ही बताया था कि हुदैदा में हो रहा है, सना में हुआ। सना में तो उनके प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद द कंप्लीट टॉप लीडरशिप हैज गॉन फिनिश्ड, मगर जो उन्होंने किया था उसमें 21 तो टॉप लीडरशिप अगर चली गई है तो इनको फिर कौन इस तरीके से कमांड कर रहा है, कौन इनको टास्क दे रहा है, कौन इनको गवर्न कर रहा है? फिर पूरा हमास का टॉप लीडरशिप तो खत्म हो गया, ऊपर से लेके नीचे तक। ये इनकी लीडरशिप देखिए, इनके ना तुरंत ये एब्सोल्युटली ऐसे होते हैं ना, फिर निकल आते हैं कोई, वो बन जाता है लीडर। और ये सारे के चीजों के पैसे की है लड़ाइयां हैं। इवन यहाँ पर यमन के अंदर में मैं ऐसा मानता हूँ कि हूती जो है, और क्या इसलिए है कि वहां पर जो यंग है फोर्सेस सबसे ज्यादा है, 50% तो यंग हैं, 16 साल से नीचे वाले हैं लड़के। तो उनको तो किसी ने बताया चलो 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 हथियार उठाओ, घोड़े उठाते हैं, क्योंकि यमन ऐसा देश है सबको चौंकाया है, पूरे विश्व को चौंकाया है। अमेरिका ऐसा देश को B2 बॉम्बर से वहां किया है, मगर वो नहीं माने। अभी भी देखिए, ईरान नहीं कर रहा, हिजबुल्लाह नहीं कर रहा, हमास का हालत बुरा, ये तो किए जा रहे हैं ना। तो ये बड़ा आसान नहीं है, लेकिन फिर इजराइल उसी का नाम है, वो आसान हो या मुश्किल चैलेंजेस अगर सामने निपटाता है, अगर खतरा है उनकी सुरक्षा के लिए। और रूस के युद्धाभ्यास से टेंशन में नेटो देश। अगली खबर ये कि 1 लाख सैनिकों के साथ रूस बेलारूस का युद्धाभ्यास चल रहा है। ज़ैपैड युद्धाभ्यास से पोलैंड हुआ सुपर अलर्ट। नेटो के बॉर्डर के करीब रूस ने खोला ये मोर्चा ज़ैपैड। युद्धाभ्यास में रूस ने निकाला परमाणु जखीरा। ज़ैपैड से पूरे यूरोप को और अपने दुश्मनों को एक बड़ा संदेश दे रहा है रशिया, और उसके साथ कदम ताल कर रहा है बेलारूस भी। कोमोडोर बहल ये पिछले कुछ दिनों से लगातार ज़ैपैड के बारे में हम खबरें भी दे रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि ये किस तरीके की मसल फ्लेक्सिंग है, किसके लिए क्या क्या संदेश हैं। आपने क्या क्या अंडरलाइन किया? देखिए, इसमें ज़ैपैड जो एक्सरसाइज है वो हर 4 साल के बाद होती है, ये अलग बात है, लेकिन बेलारूस के साथ एनुअल एक्सरसाइजेस भी होती हैं। और साथ में इस साल का जो ज़ैपैड 2025 है वो किस एनवायरनमेंट के अंदर हो रहा है। अगर आप देखिए, ड्रोन्स की वजह से 30,000 के करीब जो अमेरिकन फोर्सेस, नॉट अमेरिकन, माफ कीजिएगा, डेनमार्क की फोर्सेस, फ्रांस की, यूके की, जर्मनी की, और साथ में जो हवाई जहाज F-35 टाइफून जो उड़ रहे हैं पोलैंड के अंदर ड्रोन अटैक के बाद से, या फिर लिथुआनिया में जो एक्सरसाइजेस हुई, या फिर अब ज़ैपैड 2025, ये सारी डिफेंसिव एक्सरसाइजेस हैं, ये ऑफेंसिव एक्सरसाइजेस नहीं है। अब लिथुआनिया में भी वो जो बना रहे हैं, नीचे माइंस लगा रहे हैं, वो सब डिफेंसिव एलिमेंट्स है। इस समय रशिया अपना वॉर को एक्सपैंड नहीं करना चाहता, पर साथ में वो कैसे डरा रहा है इनको, वो न्यूक्लियर धमकी से डरा रहा है। ओर्शनिक मिसाइल 60 किलोमीटर दूर है मिन्स्क से, सिर्फ वहां पे डिप्लॉयड है। उन्होंने इस बार ज़िरकॉन का भी टेस्ट किया, दूसरी हाइपरसोनिक मिसाइल्स का भी टेस्ट किया। वो ये दिखाना चाहते हैं कि अगर नो फ्लाई जोन को किया गया यूक्रेन के अंदर, या फिर कोई ऐसी हिमाकत की गई जिससे तो रशिया के अस्तित्व पे है, तो हम भी तैयार हैं। ये 2 तरह के थप्पड़ होते हैं, एक तो मारने वाले, और दूसरे वो जो दिखाने से, मारने से ज्यादा असर होता है। ये दिखाने वाले भी बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। पुतिन जानते हैं, और ब्रिटेन दौरे के वक्त ट्रंप ने खोला पुतिन के खिलाफ मोर्चा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर डोनाल्ड ट्रंप ने निकाली भड़ास। ट्रंप बोले, पुतिन ने मेरा भरोसा तोड़ा, रूस के खिलाफ बहुत सख्त रुख अपनाएगा अमेरिका। ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन पर जताई नाराजगी। शांति प्रयासों को लेकर पुतिन ने अमेरिका को निराश किया, कहा ट्रंप ने। ट्रंप को जब उन्हीं की दवा कोई खिलाता है तो उनको ऐसा लगता है। देखिए, 50 बोलते हैं 50,000 सैंक्शन लगाया इनके ऊपर, उसके बाद भी उनकी जो इकोनॉमिक राइज तो हो ही रही है, 4 पॉइंट इससे बढ़ रहे हैं।
जितने G7 हैं उनसे तेज बढ़ रहे हैं। जितनी ज्यादा जखीरा इन्होंने बनाया है, ऑर्सनिक इज ए मिसाइल ब्रह्मास्त्र से भी ऊंचा है। ऑर्सनिक की जो इन्होंने टेस्टिंग की है, एक तो दिखाया था निप्रो के ऊपर में डाल करके, जो 6 मिसाइलें एक साथ जाती हैं और मात्र आप 15 मिनट में फ्रांस को मारिएगा, उसकी राजधानी को, और 19 मिनट में आप मारिएगा लंदन को। इनके पैर के नीचे की जमीन खिसक चुकी है। मैटर ऑफ द फैक्ट इज रशिया हैज वन द वॉर। मैं कभी नहीं कहता हूं दे हैव वन, बिकॉज ग्राउंड कंडीशंस डिसाइड। ये चीजें उड़ेंगी, ड्रोन श्रोन, ये सब द थिंग्स डिसाइड बूट्स ऑन ग्राउंड। क्या आपने क्या पकड़ा है, और उन्होंने दे हैव वन द वॉर। ठीक, एक चीज बहुत जल्दी से बोलूंगा, जेलेंस्की बिल्कुल वक्त नहीं, और अगली खबर भी, आखिरी चीज बोलूंगा इसमें, वो एक है कि कोई नहीं चाहता जो वॉर है उसका स्कोप बढ़े, पर यूरोप चाहता है कि लास्ट यूक्रेनियन तक लड़े जैसे बिडेन चाहता था। सिर्फ एक ही आदमी है जो चाहता है कि पूरा का पूरा विश्व इसमें झुक जाए, वो है जेलेंस्की। इसीलिए अमेरिका को आर्म्स देने नहीं चाहिए जो वो $500 मिलियन के दे। और अगली खबर यह है कि रूस के खिलाफ नेटो सेना एक्टिव हो गई है। रूस के खिलाफ पोलैंड ने मोर्चा खोल दिया है। पोलैंड ने यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बनाने की वकालत की है। पोलैंड और रोमानिया में रूसी ड्रोन की घुसपैठ से तनाव बढ़ा। रूस के एक्शन के जवाब में रोमानिया ने तैनात किया F-16। रूसी राष्ट्रपति पुतिन को नेटो की सीधी चेतावनी। पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने ओपन वार्निंग दी। रूसी ड्रोन पर नेटो का अटैक रूस के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। अब अगर आप इस समय, जबकि युद्ध चल रहा है, आप जाके यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई जोन बनाएंगे, और तो फिर तो आप एक तरीके से पुतिन को दावत दे रहे हैं, आइए हमारे साथ फिर। ये कभी नहीं होगा। ये जवां खर्च है, केवल जवानी खर्च करते हैं ये। देखिए 3.5 साल हो गया, हिम्मत तो नहीं हुई आज तक बनाने की। आज आप कैसे बना लीजिएगा, जबकि ही इज स्ट्रॉन्ग इन एयर, ही इज स्ट्रॉन्ग इन एयर पावर, मिलिट्री पावर, ग्राउंड पावर, इवन नेवी के ऊपर में इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ये देखिए कहना आसान है, पोलैंड को भी ऐसा लग रहा है कि कहीं कर देने, मेरे अनुसार वो करेंगे नहीं, मगर कहीं कर दिया है। मुझे सर इसमें पोलैंड रोमानिया अपना दिमाग लगा रहे होंगे, या अमेरिका बता रहा होगा इनको क्या बोलना है और क्या करना है? नहीं, उसका तो उनके नीचे तो उनके ऊपर है ना, पहला तो उन्हीं को लेना पड़ेगा ना। यदि मान लीजिए पुतिन का कोई ठिकाना नहीं, पुतिन के दिमाग में वैसे ऐसे में क्या होता होगा सर? नेटो से आप संबद्ध हैं, आप यूरोप की ऐसी कंट्री है जो नेटो में है, अमेरिका आपका एक तरीके से मालिक है, आप उसको नमस्ते करके पूछ के सब करते हैं, तो ऐसे में जब आप सीधे सीधे कहीं पे फायर में आने लगते होंगे, आप पूछते होंगे, अपना देखते होंगे पहले? नहीं, आप अपना भी देखते हैं और पूछते भी हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग जब की गई थी पुतिन के द्वारा, जब उन्होंने ड्रोन भेजे, तो सबसे ज्यादा डरे थे पोलैंड रोमानिया, जिनकी फोर्सेस कुछ भी नहीं है रशिया के सामने। कुछ उनको ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हम पिस जाएं इस युद्ध के अंदर, तो उस वजह से उन्होंने आर्टिकल 4 को इन्वोक किया था, जिसकी वजह से ये निर्णय लिया गया था कि इधर फोर्सेस को बढ़ाया जाएगा, दोनों जगह पे, पोलैंड पे भी, अब रोमानिया। अमेरिका और वेनेजुएला वाले फ्रंट में क्या चल रहा है, जरा वो भी देखिए। विध्वंसक तैयारी चल रही है। वेनेजुएला ने किया बड़ा सैन्य अभ्यास। वेनेजुएला ने कहा अमेरिका के आगे झुकेंगे नहीं। ड्रग कार्टेल वाली बात कह के अमेरिका, आप जानते हैं, वहां सख्त हो गया है वेनेजुएला को लेकर। लोग ये कह रहे हैं कि ये तो सब बहाने हैं, असल में वेनेजुएला का तेल अमेरिका की निगाह में खटक रहा है, और इसलिए ये वेनेजुएला को घेरने की तैयारी है। वेनेजुएला भी कह रहा है वहां ड्रिल के माध्यम से और तमाम अपने बयानों के माध्यम से ये कह रहा है हम भी तैयार हैं। जनरल सिन्हा, देखिए इसमें 2 आयाम थे। एक तो आपने बता दिया, तेल सबसे बड़ा, ये तो प्रूवन है कि तेल का सबसे बड़ा जखीरा है। जो जुलाई में हुआ था इलेक्शन, जिसमें मदुरो साहब चुन के आए हैं, 2 अपोजिशन लीडर, एक तो भाग के स्पेन चला गया है, एक वहीं है, तो वो चाहते थे चेंज ऑफ रीजन। तो मदुरो यदि नहीं है, इसके पहले अमेरिका का पूरा ये था, तेल के अंतर नियंत्रण था और लेते थे वो। तो अब दूसरा चीज है, वहां चाइना आ चुका है। चाइना हैज जंप्ड इन अ बिग वे, तेल और चाइना। अगली खबर देखिए, साइप्रस को टर्की ने दी बहुत बड़ी वार्निंग। 2 खबरें बची हैं, जल्दी से दिखाइए, टाइम बहुत कम। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने को लेकर चेतावनी। इजराइल से बराक एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने जा रहा था साइप्रस। तुर्की रक्षा मंत्रालय बोला साइप्रस की सुरक्षा प्राथमिकता। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने से बढ़ेगा तनाव। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम खरीद से सैन्य टकराव का खतरा बढ़ेगा। आपको मालूम है भारत के प्रधानमंत्री भी वहां गए थे। अब यहां पर क्या होने वाला है, लेकिन अगली खबर पर जाने से पहले ये एडीएस अगर लेने के बारे में वहां सोच लिया गया है सर, तो फिर क्या इस तरह के बयान उसको रोक लेंगे? नहीं रोकेंगे, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। 1997 में जब उन्होंने S-300 सिस्टम लेने की कोशिश की, लिया था रशिया से उस टाइम पे, तो जब ले लिया उसके बाद उन्होंने धमकी दी थी टर्की ने कि हम अपनी मिलिट्री एक्शन लेंगे, तो उन्होंने वो सिस्टम ग्रीस को दे दिया। तो इस बार भी धमकी जरूर मिलेगी टर्की से, और शायद मिल भी गई है उनको कि आप एयर डिफेंस सिस्टम ना ले। बराक जो कि 150 किलोमीटर का बहुत ही अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम है, इंटीग्रेटेड। और अगली खबर यह कि ईरान के चाबहार पोर्ट पर अमेरिका की नई चाल। भारत के लिए चाबहार पोर्ट पर 2018 से प्रतिबंधों को जो छूट मिली हुई थी उसको खत्म किया गया। 29 सितंबर से लागू होंगे प्रतिबंध। चाबहार पोर्ट पर भारत का बहुत बड़ा निवेश है। इस खबर की भी तफसील में जाते हैं, यहां एनालिसिस
फिर कभी, क्योंकि आज वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।